नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज से हम लोग मैथमेटिक्स का सीरीज स्टार्ट करेंगे बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल जानना चाहिए कि अगर आप बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय में फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको मैथ जो है 25 में से 25 सही करना ही होगा, हर हाल में सही करना होगा। रीजनिंग अगर 50 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 50 में से 1-2 रीजनिंग गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप मैथ में गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं ये फाइनल सिलेक्शन होने से आपको रोक देगा। तो मैथ और रीजनिंग दोनों को लेकर के चलना है, दोनों मिला करके मैथ और रीजनिंग दोनों कंबाइंड रूप से आपको 95% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, तभी आप जो है सो फाइनल सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं बिहार एसएससी में। तो दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी के लिए जितने भी सिलेबस में मैथ के चैप्टर दिए गए हैं सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा। यानी कि अगर टोटल 20 चैप्टर है मैथ का तो 20 क्वेश्चन मैं आपको डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा, हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ऐसे में आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल ही अच्छे ढंग से एग्जाम आते आते हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप लोग डेली वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा इस वीडियो में सारे क्वेश्चन बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग देखिएगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस एक्सप्रेशन का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक जानकारी जरूर होनी चाहिए। कौन सी जानकारी? कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना किया जाए तो उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अगर ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहले टर्म में क्या है? पहले टर्म में है 1 - 1/4। दूसरे टर्म में क्या है? 1 - 2/4। तीसरे टर्म में क्या है? क्या होगा? 1 - 3/4। चौथे टर्म में 1 - 4/4। पांचवें टर्म देखिए 1 - 5/4 और छठे टर्म में 1 - 6/4। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका चौथा टर्म क्या हो जाएगा? चौथा टर्म हो जाएगा 1 - 4/4। ठीक, ये हो जाएगा। उसके पहले होगा 1 - 3/4। ठीक, और इसके बाद क्या था? 1 - 5/4। ये चीज आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए 6 वाला है और 3 वाला से पहले ये 2 वाला है, फिर 1 वाला है। ठीक, अब देखिए ये दोनों कट करके क्या हो जाएगा? 1 - 1 यानी इसका मान 0। अब देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन में किसी भी एक बीच के टर्म का मान 0 हो रहा है और ये सब गुना में है, यानी इसका पूरा एक्सप्रेशन का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर सही। देखिए, आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 72 √72 है माइनस √72 फिर माइनस √72 फिर माइनस √72। ये कहाँ तक गया है? ये गया इन्फिनिटी तक गया है। ठीक है, तो इसका मान निकालना है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये 72 दिया हुआ है तो 72 को हम लोग n × n + 1 के फॉर्म में बदलते हैं। कैसे होगा ये? देखिए, इसको बदल सकते हैं 8 × 9 के फॉर्म में। अगर 8 को n मान ले तो n + 1 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 × 8 = 72। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग सबसे पहले करते हैं किस टर्म में चेंज करते हैं? n × n + 1 के फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी 8 × 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए कि बीच में क्या है? माइनस के साइन है। ठीक है, तो अगर माइनस का साइन क्वेश्चन में रहे तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है छोटा वाला 8 आंसर हमारा हो जाएगा, यानी इसका आंसर 8 हो जाएगा। वही अगर इस क्वेश्चन में रहता, यहाँ पर प्लस रहता, ये भी प्लस रहता, ये भी प्लस रहता, यानी क्वेश्चन में प्लस रहता तो हमारा आंसर हो जाता बड़ा वाला। प्लस है तो बड़ा वाला, छोटा मतलब माइनस है तो छोटा वाला। अगर प्लस रहता तो हमारा ये आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है इसलिए हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चतुर्थ समानुपाती पूछा जा रहा है। चतुर्थ समानुपाती ये क्वेश्चन BSSC CGL 3 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है मेंस में। अब देखिए इसका चतुर्थ समानुपाती पूछ रहा है। ठीक है, तो चतुर्थ समानुपाती कहने का क्या मतलब हुआ? अगर 3 दिया हुआ है तो 3:8 लिख, यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है उसको लिखिए 3:8, फिर समानुपाती का साइन दीजिए 12, फिर अनुपात मान लीजिए x। तो ये जो x है
वही चतुर्थ समानुपाती है। यहाँ पर 3 समानुपाती दिया हुआ है, चौथा पूछ रहा है, तो हम 3 को बैठा देंगे और चौथा हम लोग निकाल लेंगे। आपको पता है कि अंदर वाला गुना अंदर वाला से होता है, बाहर वाला गुना बाहर वाले के साथ होता है, यानी कि यहाँ पर 3 गुना x लिख सकते हैं। अब बराबर दे देंगे, इसका मतलब होता है बराबर, बराबर दे देंगे 8 गुना 12। ठीक, अब देखिए 3 से ये 12 कट जाएगा, 3 चौक 12 बराबर कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। x का मान कितना आ गया, 32, आपका राइट आंसर हो गया। अब मैं आपको 1-2 फैक्ट इसमें और बता देता हूं। जैसे देखिए अगर संख्या दिया हुआ है a और b, आपको पूछे कि मध्यानुपाती क्या होगा इसका। अगर कोई संख्या a और b दिया हुआ हो और इसका पूछ दे क्या, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती पूछ दे, तो कैसे निकालेंगे मध्यानुपाती। तो हम लोग निकालेंगे मध्यानुपाती यानी कि जो मध्य में हो। हम a और b को दोनों तरफ लिख देंगे और मध्य में मान लेंगे e x है। ठीक, और यहाँ अनुपात डाल देंगे, अनुपात यहाँ डाल देंगे, अनुपात यहाँ डाल देंगे। तो ये जो x है यही मध्यानुपाती है, मध्य में है तो मध्यानुपाती हो गया। अब मैंने बताया आपको कि इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं और बराबर लिख देते हैं, यानी x² बराबर हो जाएगा ab, यहाँ से x बराबर हो जाएगा √ab। तो यही हो गया क्या, मध्यानुपाती। क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया मध्यानुपाती। अगर आपको 2 संख्या दिया हुआ रहे तो आपको मध्यानुपाती पूछेगा, 3 संख्या दिया हुआ रहे तो क्या पूछेगा, चतुर्थानुपाती आपको पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। देखिए 60 लीटर का मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, यानी दूध कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और पानी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये दूध है और ये पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितने लीटर पानी और मिला दें कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान देने का बात क्या है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने लीटर पानी। अब देखिए यहाँ पर हम पानी मिला रहे हैं, कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। यानी हम कुछ भी ऐड करेंगे तो इस पानी में ऐड करेंगे, दूध में हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। यानी दूध 40 का 40 ही रहेगा, लेकिन पानी जो है वो बढ़ जाएगा। तो देखिए ये 40 का कितना अनुपात बोल रहा है, ये 40 जो है ये 1 अनुपात में है, और पानी कितना अनुपात में हो जाना चाहिए, पानी 2 अनुपात में हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर 40 का 1 है, यानी 1 का अगर 40 है, 1 अनुपात का मान अगर 40 है तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। पहले से पानी कितना था, पहले से पानी था 20, अब पानी कितना हो गया, अब पानी हो गया कितना, 80। कितना बढ़ गया पानी, 60 बढ़ गया पानी, 60 बढ़ गया पानी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 60। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला है वो, चलिए मैं बता देता हूं। देखिए फॉर्मूला है a - b का होल क्यूब बराबर क्या हो जाता है, a³ - b³ माइनस 3ab इंटू a - b। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा ये देखिए, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो कैसे सॉल्व होगा। देखिए हमको क्या निकालना है, a और 1 का मान 7 दिया हुआ है, a³ - 1/a³ का मान, यानी कि आपको इस फॉर्मूला से देखा जाए तो इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे उसका मान, देखिए यहाँ से a³ - b³ का मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a - b इंटू इसको हल क्यूब कर लीजिए, और ये प्लस हो जाएगा, इंटू नहीं प्लस हो जाएगा, ये इधर का प्लस हो जाएगा। चलिए इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरा फॉर्मूला लगा रहा था। देखिए a - b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a - b, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए हमको इसी का मान निकालना है। देखिए यही है a³ - 1/a³, ये हमको दिया हुआ है। चलिए लगा दीजिए यहाँ पर,
क्या हो जाता है, जैसे लगाएंगे तो a माइनस बी का मान a माइनस 1/a का मान 7 दिया हो तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब और प्लस 7 का क्यूब और प्लस। अब ये कितना हो जाएगा 3ab। देखिए a और b ये दोनों कट के a कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और इंटू 7, यानी कि 343 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा 322। आपका राइट आंसर 322 हो जाएगा। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्या रखना है कि यदि a माइनस 1/a बराबर अगर आपको x दिया हुआ रहे और निकालना हो आपको a क्यूब माइनस 1/a क्यूब तो आप कर सकते हैं क्या x क्यूब माइनस 3x डायरेक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है तो यहाँ से इस फॉर्मूला से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपको नाव और धारा से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाविक प्रवाह की अनुकूल दिशा में 5 घंटों में 30 किलोमीटर और प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में 4 घंटों में 8 किलोमीटर जा सकता है। प्रवाह की गति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना, जैसे मान लीजिए नदी है, ठीक है, नदी की प्रवाह जो है ना वो y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और शांत जल में नाव की प्रवाह अगर मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है तो अगर नदी के अनुकूल में नदी भी इधर बह रहा है और नाव भी इधर बहेगा तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी x प्लस y ये हो जाएगा चाल, नाव का चाल हो जाएगा x प्लस y, क्योंकि नदी के दिशा में ही नाव भी जा रहा है तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा। इस चाल से जाता है तो 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करता है, यानी कि चाल कितना हो जाएगा 30/5 यानी 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नदी बह रहा है इधर और नाव जाएगा अगर इधर तो क्या हो जाएगा, जो नाव का चाल शांत जल में था उसमें से नदी जो अवरोध कर रहा है नाव का वो घट जाएगा, यानी x माइनस वाई हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में तो 8 4 यानी कि 2 हो जाएगा। जोड़ लीजिए दोनों को, यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, x बराबर 4। शांत जल में नाव की चाल 4 है तो प्रवाह की गति पूछ रहा है, धारा गति y का मान निकालना है। तो इस इक्वेशन से अगर y का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड यानी औसत चाल जो है, औसत गति जो है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है कुल दूरी बट्टा में कुल समय, यानी कि कितना दूरी चला, कुल दूरी में अगर कितना समय लिया कुल समय से भाग दे देंगे तो वही हमारा एवरेज चाल हो जाता है। देखिए P पहले 1 घंटा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। तो देखिए चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और चला कितना 1 घंटा, तो कितना किलोमीटर चला होगा तो 50 किलोमीटर चला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगले 2 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अब देखिए अगला चाल कितना है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और चला कितना 2 घंटा, तो 1 घंटा में 70 चल रहा है तो 2 घंटा में कितना चलेगा 140। कुल दूरी हो गया कितना 50 प्लस 140। समय कितना लग रहा है, पहले 1 घंटा चला फिर 2 घंटा चला, 2 और 1 3 घंटा। इससे तो हमको हमारा निकल जाना चाहिए, तो 190/3, 3 छक्के 18, उसके बाद 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक, यानी कि 63.33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कार्य और समय का क्वेश्चन है। GS की अपेक्षा दोगुना कार्य दक्ष है। देखिए G जो है ये GS की अपेक्षा दोगुना कार्य दक्ष है। दोगुना कार्य दक्ष है यानी कि जैसे 2 आदमी है, पहला जो है सो दूसरा से दोगुना क्षमता वाला कार्य करता है, दोगुना क्षमता है उसके पास, तो समय दूसरा की अपेक्षा आधा लगेगा। यानी अगर G जो है सो दोगुना कार्य दक्ष है तो इसको समय लगेगा आधा, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसको अगर मान लीजिए G को अगर समय किसी काम को करने में x लगता है तो S को कितना लग जाएगा, S को दोगुना समय लग जाएगा। क्यों, क्योंकि
जी का आधा कार्यदक्ष है, कार्यदक्ष आधा तो समय दुगुना, कार्यदक्ष दुगुना तो समय आधा लगेगा। ठीक है, यदि जी किसी, ये देखिए ये जी है और ये एस है, ध्यान रखिएगा। यदि जी किसी काम को एस से 30 दिन कम समय में पूरा कर लेता है, यानी कि जितना समय एस को लगता है उससे 30 दिन कम समय किसको लगता है, जी को लगता है। तो 2x माइनस एक्स बराबर कितना, 30। तो x बराबर कितना हो गया यहाँ से 30, यानी कि अगर g को 30 दिन लग रहा है तो s को कितना, इसको 30 दिन लगेगा तो इसको कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा, क्योंकि ये x है और ये 2x है। अब कह रहा है कि दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए g का पता चल गया, g कर रहा है 30 दिन में और s कर रहा है 60 दिन में, तो दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, कैसे निकालेंगे, तो क्या कर लेंगे, 30 अगुना 60 कर दीजिए और बट्टा में 30 प्लस 60 कर दीजिए, जो आया है उसको ऐसा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों मिल के पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 30 अगुना 60 और बट्टा में 60 30 90, 30 तिया 90, 3 को 20 बार में खत्म, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से 8000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर आपको निकालना है। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। तो एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको 2 वर्षों के लिए पूछा जाए तो डी बराबर होता है P इंटू आर बट्टा 100 का स्क्वायर। ये कितने वर्षों के लिए है, ये है 2 वर्षों के लिए, ध्यान रखिएगा। वही अगर 3 वर्षों के लिए अंतर पूछे तो डी मतलब अंतर, डिफरेंस, तो P इंटू आर बट्टा 100 का स्क्वायर तो होगा ही, और इंटू में एक और टर्म जुड़ जाता है 3 प्लस आर बट्टा 100। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 प्लस आर बट्टा 100। ये दोनों फॉर्मूला आपको पता है तो 2 साल का भी निकाल सकते हैं और 3 साल का भी निकाल सकते हैं। अगर दोनों फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, आप बेसिक नियम से निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, दोनों का अंतर निकालिए, अंतर निकाल के उसको बस अंतर निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद है तो आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 वर्ष कर रहा है तो हम लोग लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला। डी हमको पूछ रहा है, पी हमको पता है, पी मतलब मूलधन यानी कि 8000, इंटू आर कितना है 5 बट्टा 100 का स्क्वायर, फिर 3 अब प्लस आर कितना है 5 बट्टा 100। ठीक, इसको करिए आगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, ये 8000 अगुना, देखिए 5 अगुना 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, काट कूट करना है अपने को, ये हो जाएगा 305, और नीचे में कितना 100 हो जाएगा 3 100, 100 यहाँ 100, 2 100 इसका, 1 100 इसका। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 3 जीरो से 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से काट लीजिए। ठीक है, ये 5 से 2 बार में काट दीजिए, 5 दूना 10। ठीक, अब देखिए इसको भी काट दीजिए, ये कट जाएगा 20 बार में। ठीक, 20 दूना 40, 8 पंजा 40, ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 305 बट्टा 5 आएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा 5 छक 30 और 5 अंग 5, यानी कि 61 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काट कूट करिएगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी फॉर्मूला पर लगाएंगे तो आपको 3 साल का निकलेगा और इस पर लगाएंगे तो आपको 2 साल का निकलेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 2 साल वाला भी क्वेश्चन दिख रहा है। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, आप लोग भूल भी गए होंगे। डी बराबर होता है P इंटू आर बट्टा 100 पर पावर 2। ये 2 साल का फॉर्मूला है, अंतर निकालना हो तो आप लगा सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर P दिया हुआ है 400, लगा दीजिए। R का मान कितना दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है 5%, तो 5 अगुना 5 और बट्टा में 100 अगुना 100, 2 साल का फॉर्मूला लग गया। अब देखिए ये कट जाएगा 4 बार में, ये 25 चौका 100, ये 4 से 4 खत्म, यानी कि आपका हो जाएगा 1 रुपया का अंतर आ जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया।
देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को 385 में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 721 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 385 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा है। हानि होने का मतलब होता है दोस्तों कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, यानी जितना में हम खरीदे हैं उससे कम में बेच रहे हैं, यानी कि हमको हानि हो रहा है। तो अगर हम क्रय मूल्य को मान ले x, तो हम कम में बेच रहे हैं। तो अगर हमारा हानि निकालना हो तो हानि कैसे निकलेगा, हानि निकलेगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी हो जाएगा x और माइनस 385, ये हानि में हो गया। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये बराबर किसके हैं, अब देखिए 721 में बेचते हैं तो हमको लाभ होता है। ठीक है, और लाभ होने का मतलब होता है कि कितना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो यानी 721 और माइनस x। तो ये जो हमको लाभ हुआ, ये लाभ हुआ, यानी ये प्रॉफिट हुआ और ये लॉस हुआ। ठीक, तो कह रहा है देखिए कि 385 में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 721 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। यानी जो हमारा लॉस हुआ था वो प्रॉफिट का कितना परसेंट है, 60% है। तो यहाँ पर कर देंगे 60%, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट का 60% बराबर लॉस है। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। 5 से इधर आकर के गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस 385 को 5 से करेंगे तो 5 25, 5 8 40, 2 42 और 5 दिया 15 4 19, यानी 1925 बराबर हो जाएगा 2163 माइनस 3x। ये 3x इधर जाएगा तो जुड़ करके हो जाएगा 8x बराबर, ये इधर आकर जुड़ेगा तो 5 3 8, 2 6 8, 9 1 10, 2 3 1 4। इसको काटेंगे अगर 8 से तो 8 5 40, उसके बाद 8 एकम 8, 8 एकम 8, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा x का मान वो हो जाएगा 511। और x हमने क्या माना था, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य माना था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि y का x प्रतिशत है। देखिए y का x प्रतिशत बराबर 100 है। ठीक, और z का y प्रतिशत बराबर कितना है, 200 है। तो x और z में क्या संबंध होगा वो आपको निकालना है। तो लिख सकते हैं कि y गुने x बट्टा 100 बराबर कितना, 100, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी लिख सकते हैं कि z गुने y बट्टा 100 बराबर कितना, 200। ठीक, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है क्या कि x और z में क्या संबंध है, x और z में क्या संबंध है। अब देखिए दोस्तों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, x और z में संबंध पूछ रहा है तो हमको y को हटाना पड़ेगा, y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पर देखिए कि y बट्टा 100 इसमें भी है और y बट्टा 100 आपको इसमें भी दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ से y बट्टा 100 का मान निकालेंगे तो x बराबर y बट्टा 100 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए y बट्टा 100 का मान अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 बट्टा x, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अगर हम y बट्टा 100 का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 बट्टा z, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर दोनों। अब देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए कि ये भी y बट्टा 100 का मान है और ये भी y बट्टा 100 का मान है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। यानी 100 बट्टा x बराबर 200 बट्टा z होना चाहिए। 100 से 200 कट जाएगा 2 बार में, यानी आपका जो हो जाएगा x बराबर z बट्टा 2 या z बराबर 2x। यहाँ से z बराबर क्या निकले, 2x। ठीक है, ये भी हो सकता है, या x बराबर 0.2 भी हो सकता है। तो आपका आंसर जो भी रहेगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से
पूर्णतया विभक्त होगी। 12 से पूर्णतया विभक्त होगी, इसका मतलब है दोस्तों कि वह संख्या जो है सो अलग अलग 4 से भी विभक्त होना चाहिए और 3 से भी विभक्त होना चाहिए। किसी भी संख्या को अगर हम 12 से अगर भाग लगने वाली संख्या है तो वह 4 से भी भाग लगनी चाहिए और 3 से भी भाग लगनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 से भाग लगने का नियम क्या है कि इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या जो है वो 4 से भाग लगनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये भी 4 से भाग लगने वाला है, ये भी भाग लगने वाला है, ये भी भाग लगने वाला है, ये भी भाग लगने वाला है, तो इससे आंसर पता नहीं चलता है। अब हम देखेंगे कि 3 से कौन कौन भाग लग रहा है। जो 4 और 3 दोनों से भाग लग जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 से भाग लगने का रूल होता है कि वह संख्या के अंकों का योग भी अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से भाग लग जाएगी। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 11 5 16, 16 8 24। तो यहाँ पर देखिए ये 24 आ रहा है जो कि 3 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो हमारा आंसर तो ये सही होना चाहिए। आगे भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए 9 3 12, 12 5 17, 17 8 25, तो ये 25 आ रहा है जो कि 3 से भाग नहीं लग रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए 7 3 10, 5 15, 8 23, यानी 23 आ रहा है, तो ये भी नहीं 3 से भाग लगेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए 6 3 9, 5 14, 8 22, तो देखिए 22 आया सभी का योग, तो ये भी 3 से भाग नहीं लग रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 1 नंबर, जो कि 4 और 3 दोनों से पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो हमारा 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप लोग डेली वीडियो चाहते हैं, मैथ और रीजनिंग दोनों पर चाहते हैं, तो ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और आप लोगों का अगर कुछ इसमें अपना सुझाव देना है तो भी आप लोग सुझाव कमेंट में लिख सकते हैं कि इसमें क्या सुधार किया जाए, स्पीड हो रहा है या स्लो हो रहा है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तो वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।